12 जुलाई 1996 ये वो दिन था जब ओमाना नाम की एक महिला अपने साथ 2 सूटकेस लेकर के एक टैक्सी पर सवार थी। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उस टैक्सी ड्राइवर को बड़ी अजीब सी बदबू आने लगी। इसीलिए उस टैक्सी ड्राइवर ने पीछे बैठी उस महिला से पूछ लिया कि मैडम, आपके इन सूटकेस में ऐसा क्या है जो कि बहुत ही अजीब बदबू आ रही है। महिला ने पहले इधर उधर की बातों से उसे घुमाने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। फिर परेशान होकर के उस महिला ने टैक्सी ड्राइवर को बता ही दिया कि इसमें इंसानी टुकड़े हैं जिसे कि मैंने मारा है और अब इसका ठिकाना लगाना बाकी है। आधी बॉडी का तो ठिकाना लगा चुकी हूं, पर अभी इसमें काफी सारे टुकड़े बाकी है, और अगर तुम इसे ठिकाना लगाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा पैसा दूंगी। अब टैक्सी ड्राइवर के मन में पता नहीं क्या आता है और वो कहता है, ठीक है, मुझे बताइए आगे करना क्या होगा। फिर उस महिला ने कहा कि टैक्सी को किसी सुनसान जगह पर ले चलो, और अब चलते चलते उस महिला की आंख लग गई, क्योंकि वो महिला बेफिक्र हो चुकी थी, क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो टैक्सी ड्राइवर उसी के साथ है। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो टैक्सी तो किसी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी है, और वो ड्राइवर बाहर जाकर के जोर जोर से चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है कि मेरी टैक्सी में एक लहास पड़ी हुई है। ये सब देख करके उस महिला के हवाइयां उड़ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस वाले उस टैक्सी को घेर चुके थे और उस महिला को उन सूटकेस के साथ रंगे हाथों पकड़ चुके थे। और जब उन सूटकेस को खोल करके पुलिस वाले देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सच में उन सूटकेस में इंसानों के बॉडी पार्ट्स थे जो कि बहुत ही भद्र हालत में थे, लेकिन आधे अधूरे। तो बाकी के बॉडी पार्ट्स कहाँ गए, और वो शख्स कौन था जिस शख्स का ये हाल करके टुकड़ों में बांट करके वो महिला फेंकने चली थी। और जब इसका खुलासा हुआ तो 1996 के दशक में पूरे केरल में दहशत का माहौल बन गया था, और आज तक ये महिला पुलिस के चंगुल से भागने के बाद दोबारा कभी पकड़ी ही नहीं गई। और हाँ, जब इस घटना के हर एक पहलू को आप ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपको जीवन जीने की शैली देगा। तो फिर आओ मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया के डार्क रियलिटी। ये कहानी है केरल के कन्नूर शहर की, जहां ओमाना नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। बचपन से ही वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और वो एक रईस परिवार से थी। परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे थे और एक अच्छी खासी पोस्ट पे नौकरी करते थे। ओमाना बचपन से ही दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। धीरे धीरे जब वो बड़ी होती गई तो उसका एक सपना भी बन गया था कि वो कुछ ऐसा काम करेगी जिससे उसकी जीविका चलने के साथ साथ वो लोगों की सेवा और मदद भी कर सके। यानी कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, और हुआ भी कुछ ऐसा। ओमाना का यह सपना सच हो जाता है और वो बड़ी होकर के एक आंखों की स्पेशल डॉक्टर बन गई। बेटी के डॉक्टर बनने के बाद अब उसके घर वालों ने उसकी शादी डॉक्टर राधा कृष्णन से करवा दी, जो कि वो खुद ही बच्चों के डॉक्टर थे। शादी के बाद दोनों ने अपना एक क्लिनिक खोला, जो कि बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा था, और आगे चल करके ओमाना के 2 बच्चे होते हैं। परिवार हंसी खुशी से अपना जिंदगी बिता रहा था, लेकिन तभी उस परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है कि उस पूरे परिवार की जिंदगी पलट करके रह जाती है। दरअसल ओमाना और राधा कृष्णन के पास अब काफी सारे पैसे हो चुके थे और उनका घर भी काफी पुराना हो चुका था। इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना अब हम अपने घर को रेनोवेट करवा लें। इसीलिए दोनों की सहमति से अब डॉक्टर राधा कृष्णन इसके लिए एक कारीगर ढूंढने लगे, और कन्नूर जिले में उनकी मुलाकात एक ठेकेदार से होती है जो कि घरों को रेनोवेट करवाने का काम करवाया करते थे, और उसका नाम होता है मुरलीधरन। अब मुरलीधरन को पूरा प्लान समझाने के बाद उसे घर बुलाया गया और घर को रेनोवेट करवाने का काम शुरू हो गया। हालांकि दोनों डॉक्टर थे, दोनों को ही क्लिनिक जाना पड़ता था, जबकि अब तक उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे, और अब ऐसे समय में घर पर अकेला बच्चों को छोड़कर क्लिनिक जाना सही नहीं था। इसीलिए डॉक्टर ओमाना रेनोवेशन के समय घर पर रहने लगे
और पूरा दिन अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहा करते थे। और वहीं दूसरी ओर घर के रेनोवेशन का काम चल रहा था और ये काम मुरलीधरन कर रहा था। घर में अकेले होने की वजह से थोड़ा बहुत मुरलीधरन से इधर उधर की बातें ओमाना कर लिया करती थी, लेकिन देखते ही देखते इसी दौरान ओमाना और मुरलीधरन के बीच दोस्ती हो गई, और वो भी ऐसी दोस्ती कि अब दोनों में घंटों घंटों बातें होने लगी, एक दूसरे से लंबी लंबी बातें करने लगे। और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई एक बार को तो उन दोनों को भी पता ही नहीं चला। लेकिन कब तक? शायद जब तक कि रेनोवेशन का काम खत्म नहीं हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रेनोवेशन का काम भी खत्म हो गया, फिर भी रोज ओमाना के घर वो आने जाने लगा, यानी कि मुरलीधरन। और ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगा, जो कि ये बात उन लोगों के आसपास के पड़ोसियों को खटकने लगी कि जब घर के रेनोवेशन का काम खत्म हो चुका है तो वो मुरलीधरन क्या लेने के लिए आता है, वो भी तब जब घर पर डॉक्टर राधाकृष्णन नहीं होते हैं। इसीलिए जब ये बात लोगों द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन को पता चली तो उन्होंने बच्चों की खातिर ओमाना को समझाया कि ये सब जो तुम्हारे और मुरलीधरन के बीच चल रहा है उसे यहीं पर खत्म कर दो। मेरे लिए ना सही, अपने बच्चों के बारे में तो सोचो, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा और समाज में बदनामी होगी सो अलग। यहाँ पर एक और बात है जो कि ध्यान देने वाली है कि मुरलीधरन खुद एक शादीशुदा होने के साथ साथ वो 2 बच्चों का बाप होता है। अब डॉक्टर राधाकृष्णन को एक बार को तो लगा कि शायद वो समझ गई होगी क्योंकि उसने उसे समझा दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके स्वभाव में कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलता, जिसके चलते अब आए दिन दोनों में इसी बात को लेकर के नोक झोंक होने लगी और देखते ही देखते बड़े बड़े झगड़ों में तब्दील होने लगा। और ये झगड़ा तब खत्म होता है जब दोनों का डिवोर्स हो जाता है, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी पत्नी ओमाना को अब डिवोर्स दे देता है और दोनों बच्चों की कस्टडी वो खुद रख लेता है। और जिसके बाद अब मानो ओमाना तो एक आजाद पंछी बन चुकी थी, उसे अब कोई रोकने टोकने वाला था ही नहीं। हालांकि वो एक खुद डॉक्टर थी, इसीलिए पैसों की कमी तो थी ही नहीं, उसका एक खुद का क्लिनिक था और डिवोर्स के बाद भी वो उस क्लिनिक में जाने लगी। लेकिन जल्द ही उसका वो क्लिनिक एकदम से ठप हो गया, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने पति और बच्चों को छोड़ा था वो वाकई में बहुत ही शर्मनाक बात थी। और यह बात उनके आसपास से लेकर के पूरे शहर में फैल चुकी थी, जिसके चलते लोगों ने उसके क्लिनिक पे आना ही बंद कर दिया। और नतीजा ये निकला कि वो खुद से ही, यानी कि ओमाना को खुद को अपने क्लिनिक को बंद करना पड़ता है। अब देखो, जीविका चलाने के लिए उसे कुछ तो करना ही पड़ता, लेकिन अब यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली थी। हालांकि इस समय के अंतराल में वो मुरलीधरन के कांटेक्ट में ही थी, कभी कभी लैंडलाइन से बातें कर लिया करती थी। और जैसा कि उसका क्लिनिक यहाँ पर बंद हो ही चुका था, उसने अब सोचा क्यों ना मैं अब आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो जाऊं। और पूरी सोच विचार करके वो कुछ दिनों बाद ही मलेशिया शिफ्ट हो जाती है। ओमाना एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी, इसीलिए वहां जाने के बाद जब उसने क्लिनिक खोला तो उसके इलाज से लोग बहुत खुश हुए, बहुत जल्दी ठीक होने लगे। और देखते ही देखते उसका क्लिनिक अब आसमान छूने लगा था और वो वहां पर बहुत पैसा भी कमाने लगी थी। लेकिन अभी भी उसकी लाइफ में कुछ कमी थी, और वो कमी थी मुरलीधरन की। हालांकि अभी तक वो उसके कांटेक्ट में ही थी, उसे कभी कभी बातें कर लिया करती थी, और जब कभी भी मुरलीधरन को पैसे की जरूरत होती थी तो वो बिना झिझके ओमाना से डिमांड करता था और ओमाना भी उसे पैसे दे दिया करती थी। और जब ओमाना वहां पर अच्छे से सेटल हो गई तब उसने मुरलीधरन को कहा कि तुम भी मेरे पास मलेशिया आ जाओ, हम दोनों यहाँ पर अपनी पहचान बदल करके, यानी कि एक मुस्लिम कपल बन करके रहेंगे। यह बात सुनकर के मुरलीधरन तैयार हो गया, जिसके बाद ओमाना अब भारत लौट कर जाती है और वहां जाने के बाद अपने ही जान पहचान के लोगों से मिल करके अपना और मुरलीधरन का फर्जी पहचान पत्र बनवाती है। और अब ओमाना का नाम बदल करके अमीना भिंडे अब्दुल्ला हो गया था और मुरलीधरन को भी एक मुस्लिम नाम दिया गया था।
और इन्हीं फर्जी नाम और उन्हीं पहचान को लेकर के उन्होंने पासपोर्ट और वीज़ा बनवाया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो दोनों ही मलेशिया चले गए। अब दोनों मलेशिया तो चले गए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि ओमाना तो एक पेशे से डॉक्टर थी और वो अपना क्लिनिक चला करके अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुरलीधरन कुछ काम धाम कर नहीं रहा था और ओमाना के पैसे पर ही ऐश करता जा रहा था और इसीलिए दोनों में अब कहा सुनी होने लगी और लड़ाई झगड़े होने लगे। और एक दिन परेशान हो करके अब मुरलीधरन ने ओमाना से कहा कि मैं अब यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, मैं भारत लौट करके जा रहा हूँ। और वो भारत लौट करके वापस आ जाता है। भारत वापस आने के बाद उसका किसी भी कामकाज में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अब तो उसे मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत लग चुकी थी। उसके पास फिलहाल कुछ पैसे थे और जब जेब में रखे पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो एक दिन कॉल करके ओमाना से पैसे की डिमांड करता है, लेकिन सामने से ओमाना ने इस बार पैसे देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद मुरलीधरन ने ओमाना से कहा कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बता दूंगा कि तुम किस तरीके से अपनी पहचान बदल करके वहां रह रही हो, जिसके बाद तुम्हें जेल हो जाएगी और पूरी जिंदगी जेल में सड़ती रहोगी। और ये बातें सुनने के बाद ओमाना की अब जाकर के आंख खुलती है और वो जिसे अब तक प्यार समझ रही थी, असल में वो तो प्यार था ही नहीं, जिसके लिए मैंने अपने पति, बच्चे और यहाँ तक कि देश तक को छोड़ दिया, जिसके साथ रहने के लिए अपनी पहचान तक बदल डाली, और वही शख्स आज मुझे चंद पैसों के लिए धमकी दे रहा है। लेकिन बेचारी अब वो करती भी क्या, फिलहाल तो उसे कुछ भी नहीं कहती है और अब अंदर ही अंदर ये बात उसे चुभने लगती है कि जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया, इतना त्याग किया, आज वही मेरा दुश्मन बन बैठा है। और अगर मैंने उसे पैसे दे भी दिए तो क्या होगा, वो आए दिन मुझे धमकी देगा और पैसे की डिमांड करता रहेगा। इसीलिए मुझे इसका कोई परमानेंट हल निकालना ही पड़ेगा। और यही सोच के साथ वो अब दिन गुजारने लगी थी। साल 1996 ओमाना ने अपने क्लिनिक से 7 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक की छुट्टी ली। 7 जुलाई को ओमाना तिरुवनंतपुरम पहुंची और वहां से सीधे अपने भाई के घर गई। वहां जाने के बाद अपने भाई के घर में सारा कीमती सामान रखा, सूटकेस रखे और कुछ जेवर वगैरह, यानी कि सब कुछ रखने के बाद अपने भाई को काम का बहाना देते हुए सीधे वो ऊटी पहुंची। ऊटी पहुंचने के बाद एक होटल में उसने एक कमरा बुक करवाया और वो भी फर्जी नाम से। 8 जुलाई 1996 डॉक्टर ओमाना बाजार गई और कुछ सामान खरीदा, जैसे कि पॉलिथीन के कुछ बंडल, 2 सूटकेस और इसी के साथ एक तेज धार हथियार और बाकी के छोटे मोटे सामान जो कि उस घटनाक्रम में काम आने वाला था। जिसके बाद उसने एक दूसरे होटल में रूम बुक किया, वो भी फर्जी नाम से पूरे 3 दिनों के लिए। और अब ओमाना ने मुरलीधरन को कॉल किया और कहा काफी दिन हो चुके हैं मिले नहीं, तो तुम मुझसे मिलने आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुम मेरे साथ 3 दिन बिताना और पैसे लेकर के अपने घर वापस लौट जाना और मैं मलेशिया चली जाऊंगी। और हाँ, ये बात तुम किसी को भी मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। ये बातें सुनने के बाद मुरलीधरन का अब मन मचलने लगा और ओमाना ने जो पता बताया था वो 9 जुलाई को वहां पर पहुंच जाता है, यानी कि ऊटी। एक रात दोनों उसी पहले वाले होटल में बिताते हैं और 10 जुलाई को बाहर घूमने निकल जाते हैं। लेकिन उससे पहले ओमाना ने एक रेलवे रिटायरिंग रूम को बुक करवाया था और वहीं पर दोनों ने उसी सूटकेस को रखा और बाकी सारा सामान रख करके घूमने निकल गए। पूरा दिन घूमा, एंजॉय किया और अब रात के समय रेलवे रिटायरिंग रूम लौटने से पहले एक बार भी गए थे। और बार में जाने के बाद ओमाना ने मुरलीधरन को खूब दारू पिलाई और दारू पिलाने के बाद अब वापस रूम पर लौटे। फिर उसने एक दवा की शीशी को दिखाते हुए मुरलीधरन से कहा कि यही वो खास चीज है जो कि शरीर में इंजेक्ट करने के बाद मर्दों की 4 गुना मर्दाना ताकत बढ़ जाती है। अब ये बातें सुनने के बाद मुरलीधरन कहता है, फिर देरी किस बात की है, जल्दी से लगा दो।
फिर क्या था, ओमाना ने उस दवा को इंजेक्शन में भरा और इंजेक्शन में भर करके उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया। असल में ये कोई मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवा नहीं थी, बल्कि ये एक किस्म का जहर था जो कि वो मलेशिया से स्पेशल तौर पे उसके लिए लेकर के आई थी। और वो खुद एक डॉक्टर थी, इसीलिए उसे ये सब अच्छे से पता था, जिसका असर अब मुरलीधरन के ऊपर जल्द ही होने लगा और देखते ही देखते वो हमेशा के लिए शांत हो गया। जिसके बाद पहले तो ओमाना उसे घसीटते हुए बाथरूम में लेकर के जाती है, फिर उसकी बॉडी पर जगह जगह छोटे छोटे कट लगा करके ऐसे छोड़ देती है ताकि उसकी बॉडी से पूरा रक्त निकल जाए। उसके बाद अब उसके टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देती है, वो भी इतने छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी जिसे कि वो फ्लश कर सके। साथ में उसके बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन मौजूद थे उन सभी ऑर्गन्स को निकाल करके काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसे भी फ्लश करती रही। और ऐसा करते करते तकरीबन अब सुबह होने को थी और अब उसे अगली ही तारीख को यानी कि 11 जुलाई को वो रेलवे रिजॉर्ट वाला रूम खाली करना था। इसीलिए अब जो भी बॉडी पार्ट्स बचे हुए थे उन सभी को पॉलिथीन में लपेट करके उन दोनों सूटकेस में भर करके अगली सुबह पूरी सफाई करके एक टैक्सी बुलाती है और अब उसी रूम पे जाती है जहां पर उसने पहली रात बिताई थी। अब वहां जाने के बाद जो पार्ट्स को वो काट करके फ्लश कर सकती थी उसने फिर से काट करके उन सबको फ्लश कर दिया, लेकिन ये संभव नहीं था कि वो पूरी बॉडी को ही इस तरीके से फ्लश कर दे। और ये करते करते अब 2 दिन बीत चुके थे। तमिलनाडु में कोडाई कनाल नाम से एक जगह है जहां पर बहुत सारे लोग घूमने आते हैं और कुछ लोग खुद को खत्म करने के लिए। वहां एक बहुत ही गहरी खाई है। कहा जाता है कि जिसने भी उस खाई में खुद को सौंपा उसकी हड्डियां तक नहीं मिली और इसीलिए अब ओमाना ने सोचा कि इन सूटकेस को मैं वहां खाई से नीचे फेंक दूंगी और इसके बारे में अब किसी को पता ही नहीं चलेगा। जिसके बाद ओमाना ने जल्दी से सूटकेस को पहले फ्रेश किया, उसके ऊपर स्प्रे वगैरह डाली यानी कि परफ्यूम छिड़का और साथ में जितने भी बॉडी पार्ट्स कटे हुए बचे हुए थे उसे पॉलिथीन में लपेटा और साथ में परफ्यूम भी डालती गई ताकि उसकी गंध बाहर ना आ सके। हालांकि अब तक 2 दिन हो चुके थे और गर्मी का मौसम था तो बदबू को रोकना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे करके उसे सूटकेस में पैक किया और अब टैक्सी बुलाई और उन दोनों सूटकेस को टैक्सी में रख करके अब टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि मुझे कोडाई कनाल लेकर के चलो। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी और अब इतनी भीड़ में उन दोनों ही भारी भरकम सूटकेस को वहां पहाड़ी से नीचे फेंकना भी संभव नहीं था और खतरे से खाली तो था ही नहीं, और अगर ऐसा करती तो वो वहीं पे पकड़ी जाती। इसीलिए ओमाना ने अब टैक्सी ड्राइवर से कहा कि अब वापस ले चलो। अब ओमाना का लक यहीं से उसका साथ छोड़ चुका था क्योंकि जब वो वापस जाने लगी तो टैक्सी का एक टायर पंचर हो जाता है, जिसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर ने दूसरी टैक्सी मंगवाई और इन सब के दौरान बहुत ही ज्यादा वक्त बीतता जा रहा था। दूसरी टैक्सी आई, उसने खुद से ही दोनों सूटकेस को इस वाली टैक्सी से उस टैक्सी में रखा और ये बात उन टैक्सी ड्राइवर को बहुत अजीब लग रही थी क्योंकि जब उस टैक्सी ड्राइवर ने उस महिला से कहा कि मैं आपकी मदद कर देता हूं तब ओमाना ने साफ इनकार कर दिया और सूटकेस को छूने तक भी नहीं दिया। फिर आगे का सफर शुरू होता है और यहीं पर वो घटना घटती है जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किस तरीके से उस टैक्सी ड्राइवर ने बड़े ही चालाकी से ओमाना को पुलिस स्टेशन लेकर के जाता है और पुलिस वालों से पकड़वा देता है। जिसके बाद ओमाना ने सबके सामने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और यह भी बताया कि उसने ऐसा क्यों किया और वो शख्स एक्चुअली में था कौन, जो कि आपको पता ही है। जिसके बाद सारे सबूतों और गवाहों के साथ जब कोर्ट में पेश किया गया तब उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। लेकिन 2001 में ये कोर्ट से जमानत की अपील दर्ज करती है और देखा जाए तो ओमाना कोई पेशे से क्रिमिनल नहीं थी और जेल में उसका स्वभाव भी अच्छा था, इसीलिए उसकी अपील मान ली जाती है और वो बेल पर जेल से बाहर निकल आती है। जिसके बाद वो कुछ इस तरीके से गायब हो जाती है कि आज तक पुलिस वाले उसे ढूंढ ही नहीं पाए।
हालांकि अक्टूबर 2017 में एक खबर आई थी कि मलेशिया में एक महिला ने बिल्डिंग से छलांग लगा करके जान दे दी है। तो पता चलता है कि वो महिला केरल की रहने वाली है। फिर केरल की पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, ये खबर अखबारों में छपी। पुलिस वालों और लोगों को ये लग रहा था कि ये वही महिला है, यानी कि ओमाना है। लेकिन तभी एक महिला ने दावा किया कि वो मरने वाली महिला उसकी बहन है, ना कि ओमाना। इस बात की कंफर्मेशन करवाने के लिए दोनों का ही डीएनए टेस्ट करवाया गया और इस बात की पुष्टि भी हो गई कि वो लाश उस महिला की बहन की है, ना कि ओमाना की। हालांकि उस मरी हुई महिला का चेहरा ओमाना के चेहरे से मैच कर रहा था, इसीलिए लोगों को ऐसा लग रहा था। लेकिन डीएनए रिपोर्ट और उसकी उम्र कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी और आज तक भी ये नहीं पता चल सका कि आखिरकार ओमाना है कहाँ, वो जिंदा भी है या फिर नहीं। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं जानता हूं कि आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लिया है। सो प्लीज हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। बाकी सभी सोशल मीडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है।